हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आजादी हर मनुष्य को प्रकृति का नैसर्गिक उपहार। इस स्वतंत्रता में जरा भी बाधा हमें बेचैन कर देती है। भले ही सारी सुख सुविधाएं मुहैया हो, लेकिन किसी बंधन में रहना सबसे बड़ी प्रताड़ना है। और शायद सजा के तौर पर किसी को कारागार में बंद करने की अवधारणा का एक पहलू ये भी रहा होगा। हालांकि ये भी समझा जाता है कि कारागार उनके लिए है जिन्हें समाज में रहने योग्य बनाने की जरूरत है, जिनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिनके व्यवहार में बदलाव की जरूरत है। जेल बिगड़े हुए लोगों के सुधरने की जगह भी होती है, जहां अपने अपराध की वजह से कारागार में बंद लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं। यह जगह पश्चाताप के धुएं में प्रगति की रोशनी तलाशने का मौका देती है, जहां मन जीवन के बचे वक्त में अपराध से दूर होकर खुद और समाज के लिए थोड़ा ही सही लेकिन कुछ करने की भूख पैदा करती है। जेल की चारदीवारी एक कैदी को सही मायनों में मनुष्य बनाती है। उगते सूर्य के साथ ही डीडी न्यूज की टीम जा पहुंची आगरा जिला जेल। यूं तो हर कोई कैदी है अपनी विषय वासनाओं का, अपने स्वार्थ का, अपनी अपनी इच्छाओं का, अपनी अपनी वृत्तियों का। लेकिन जेल के सलाखों के पीछे कैद लोगों के ऊपर एक मुलम्मा चस्पा है कैदी होने का। क्या ये लोग सचमुच समाज विरोधी हैं? क्या ये समाज के लिए खतरा है? क्या ये एक अपराधी है? या इन जेल की सलाखों के पीछे भी इबारत लिखी जाती है इन्हें सुधारने की? जेलें बहुत बदनाम हैं क्योंकि इन सलाखों के पीछे ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर मुलम्मा चस्पा है, जिन्हें कहा जाता है कि ये समाज के लिए खतरा है। क्या ये सचमुच समाज के लिए खतरा है, या फिर इनके अंदर भी एक अकुलाहट है सभ्य समाज में आने की? इनके अंदर भी एक अकुलाहट है, छटपटाहट है कि ये भी एक सभ्य नागरिक कहे जाएं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसका जायजा लेने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में, और अपने कार्यक्रम जेल से जीवन की ओर की इस पहली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे कि जेल के अंदर सुधार और पुनर्वास की कोशिशें कितनी सार्थक हो रही हैं। आइए चलते हैं। इस ऊंची चारदीवारी के भीतर कदम रखते ही मन बेचैन हो उठा। एक रिक्तता का एहसास, मानो स्वतंत्रता बाधित सी हो गई, जैसे उन्मुक्त मन पर अंकुश लग गया हो। शायद ये जेल में होने का एहसास है। अंदर जाना फिर अंदर जाके देखिए, ये बेसिकली हमारा शूट ऑन है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जेल में सूर्योदय से ही चहल पहल हो चुकी है। यहाँ कैदियों की दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ की कीर्तन मंडली ने अपना आसन जमाया और ढोल, मजीरे, हारमोनियम के साथ भक्ति की धारा बहने की। ईश भक्ति और रामधुन के बीच कैदियों को सुबह की चाय बांटी जा रही है। चाय और साथ में उबले चने। बैरक से निकलकर कैदी
कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अनुशासन के पहले पाठ का नजारा हमें यही देखने को मिला। इसके बाद सब वापस अपने बैरक में। यहां से दिन का काम बांटे जाने और फिर काम की शुरुआत हो रही है। यहां हर कोई व्यस्त है। जेल के भीतर साफ सफाई से लेकर रख रखाव और खान पान की सारी व्यवस्था कैदी खुद करते हैं। जेल के भीतर भगवत भक्ति की इस अजस्त्र धारा ने हमें भी आकर्षित किया। हे माधव मोहन मदन मुरारे, हे माधव मोहन मदन मुरारे, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। हारे को हरि नाम। कहते हैं कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति का एक जरिया नहीं है, बल्कि मन की शांति प्राप्त करने का, ऊर्जा प्राप्त करने का एक जरिया है। और जेल की चारदीवारी के भीतर यहाँ पर धार्मिकता की, आध्यात्मिकता की, भक्ति की एक ऐसी ही गंगा बह रही है जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ऊर्जा मिल रही है इनको इस जेल की चारदीवारी के भीतर, कितना शक्ति और विश्वास प्राप्त हो रहा है। आप लोगों को देखा मैंने, सुबह से आप लोग लगे हुए हैं भजन कीर्तन में। कितनी ऊर्जा मिल रही है इससे, कितनी ज़रूरत है आपको, क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये सब? हमें भजन करने में बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह ही सुबह हम भजन करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। और ये हमारे भाई बैठते हैं, इनको भी अच्छा लगता है और हम गाते हैं, हमारे साहब भी बैठते हैं, अधिकारी लोग बैठते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और हर रोज़ प्रतिदिन करते हैं हम इसे। ऐसा कहा जाता है कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, हृदय परिवर्तन जो है उसका आसानी से हो सकता है। जेल भी एक कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे सुधार होते हैं, आपके अंदर का व्यक्तित्व जो है वो बदलता है, एक सार्थक सकारात्मक व्यक्तित्व की तरफ बनता है। कितना आपको लग रहा है ये धार्मिकता उसकी ओर आपको प्रेरित करेगी? इससे सर ये है कि एक तो पहले तो हमारी जो है आत्मा को शांति मिलती है, प्लस हमारे साथ दूसरे भी लोग आते हैं तो उनको भी जो है आत्मा को शांति मिलती है। इससे हमारा मार्गदर्शन होता है और एक भगवान की तरफ हमारे अंदर प्रेरणा अत्यंत होती है कि हम उनकी जो है अपना भाव रखते हैं। भाव से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और दूसरे लोगों को भी मिलती है। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसके पास जाने में हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा संसार में कोई ऐसा नहीं है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। परम गति देने वाला केवल ईश्वर ही है, तो हमें उसी के शरण में रहना चाहिए, ना कि कुछ गलत करना चाहिए। धारणा ऐसी रखनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम ईश्वर का भजन करेंगे। भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे साथ युवाओं की कुछ एक टोली सी दिख रही मुझे, मैं वहां जाकर बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो भजन कीर्तन है वो जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं उनका ये काम है, लेकिन बहुत सारे युवा भी हमको दिख रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी बहुत नए एज के दिखते हैं मुझे, कितना जुड़ाव महसूस करते हैं लोगों के साथ यहाँ जब आते हैं भजन मंडली में? भजन मंडली में आते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है और आत्मा हमारी शांत रहती है, और हम कीर्तन करते हैं तो हमारे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सही रहे। चलिए, तो ये एक निश्चित तौर पर जिस सुधार की प्रक्रिया की बात हमने कही थी, जिस पुनर्वास की बात कही थी, वो यहाँ भी दिखाई देती है। और सिर्फ ये ईश्वर से ही नहीं जोड़ता है बल्कि अपने आप को भी बताता है। जिस तरह से बहुत सारे कैदियों ने कहा कि वो अपनी आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए परमात्मा तक जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो ईश्वर का ये मार्ग है सिर्फ आत्मा परमात्मा तक ही नहीं जाता है, बल्कि सामाजिकता के दायरे भी खोलता है, लोगों को आपस में जोड़ता है, दिलों को भी मिलाता है। आज के समय की जेलें यातना देने की जगह नहीं है बल्कि सुधार गृह है। यही वजह है कि यहाँ बंदियों के पुनर्वास पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जेल से बाहर निकलकर ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें, इसलिए इनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है और ये जिंदगी जेल में भी नहीं रुकी है। और दरअसल यहाँ पर जिंदगी इसलिए भी नहीं रुकी है तमाम सारे कैदियों की, क्योंकि जेल से बाहर जाकर फिर जीवन यापन में जुटना है, फिर से अपनी ज़िंदगी को रफ्तार में लाना है, पटरी पर लौटाना है। यहाँ पर हमारी मुलाकात एक मूर्तिकार से हुई है, जो पुश्तैनी धंधा है इनका, ये मूर्तियाँ बनाने का।
और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जेल में इनका जीवन गुजर रहा है और क्या कुछ इन्होंने आगे सोचा है। क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह सर। कब से ये यहाँ पर बना रहे हैं आप? कम से कम 2 साल होगी मुझे काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये आप सिर्फ खुद बना रहे हैं? आपने बताया कि और भी लोग इसमें हैं। हाँ, काम करते हैं सर मेरे पास आके, और बंदी। तो आप उनको सिखाते हैं? हाँ, सीखते हैं वो, मैं बताता हूँ उन्हें, वो करते हैं काम मेरे पास। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी तैयार हो गए हैं जो मूर्तियाँ बना सकते हैं? काम करने लायक हैं, वो हो गए तैयार। वो आपने क्या सोचा है कि यहाँ से जब बाहर निकल कर जाएंगे तो कैसे इस जो आपका जो धंधा है इसको वापस कैसे चालू करेंगे, क्या करेंगे? यही काम करेंगे सर, बाहर जाके अपने खोलेंगे दुकान वगैरह, कोई काम करेंगे दुकानों पे जाके। तो आपने देखा कि न सिर्फ ये जज्बा भी बरकरार है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी अपना काम जारी रखेंगे, जीवन यापन जारी रखेंगे, बल्कि एक अच्छी बात यह है कि दूसरे लोग भी इनके ज़रिए सीख रहे हैं, यानी कि अन्य लोगों का कौशल विकास हो रहा है। एक मूर्तिकार ने इस जेल के भीतर, इस चारदीवारी के भीतर कई और मूर्तिकार तैयार किए हैं जो जेल की चारदीवारी के बाहर जाकर जब जीवन शुरू करेंगे तो उनके पास कुछ करने के लिए नया होगा। बाबूलाल से मिलकर हम आगे बढ़े ही थे कि हमारी नजर बंदियों के एक ऐसे ग्रुप पर पड़ी जो प्लास्टिक की खाली बोतलों से इको फ्रेंडली ब्रिक्स बना रहे थे। जेल में जब रोजगार सृजन की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे भी काम हो रहे हैं जो कई मायनों में नायाब है। नायाब इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका चलन नहीं है। ये जो बोतलें देख रहे हैं इनके अंदर प्लास्टिक भरा जा रहा है। ये प्लास्टिक की बोतल है और बहुत सारा हमने कई बार रैग पिकर्स को या ऐसे लोगों को देखा है कि वो बोतलें इकट्ठा करते हैं और हमको लगता है कि ये बोतलें किसी काम की नहीं है। और से नो टू प्लास्टिक वेस्ट को का समुचित इस्तेमाल करने का एक जो अभियान चला है वो अभियान हम जेल में भी देख सकते हैं। ये दरअसल इन प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर और प्लास्टिक भर करके इसको इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाया जा रहा है और ये जो बॉटल्स हैं ये इतनी मजबूत हो जाएंगी कि किसी भी ईंट से अपने आप में कम नहीं है। ये अगर देखा जाए तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो किसी भी ब्रिक से कम नहीं है और ये इसको दीवारें जोड़ने में यानी सीमेंट के ज़रिए और दूसरे जो एडिसिबल हैं उनके ज़रिए इसको जोड़ करके दीवारों में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। इस लिहाज से भी कि एक तरह से प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसका समुचित इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर इन लोग एक नई विधा सीख रहे हैं, नया कौशल सीख रहे हैं, यानी कौशल विकास भी हो रहा है जो रोज़गार परक है। बाहर जाकर भी ये इस काम को कर सकते हैं और अपने जीवन यापन को, अपनी ज़िंदगी का जो आगे बढ़ाना है, जो जीवन यापन के जो तरीके हैं उसको भी अपना सकते हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि पुनर्वास के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग राज्य की सभी जेलों में दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट के हमारे अनेकों जेलों में और विशेष तौर पे हमारी 5 सेंट्रल जेलें हैं जहां पे हमारे पास सज़ा याफ्ता बंदी रहते हैं। जो 7 साल से ऊपर जिनको सज़ा होती है वो प्राय हमारे सेंट्रल जेल में रहते हैं। तो वहाँ पर हमारे इस तरह के कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें हम कई तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी बेकरियाँ चल रही हैं, हमारे दरी उद्योग चल रहे हैं, हमारी साड़ियाँ बन रही है बनारस में, अचार मुरब्बा बन रहा है, मोटर गैराज की ट्रेनिंग हो रही है, फर्नीचर का निर्माण हो रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम में हमारे पास उन जेलों के साथ हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। जैसे न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, पीएसी है, इन सब जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें उनसे हमें ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं और हमारे बंदी उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और मैं आपको यहाँ बताने में बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 2018-19 के जो एस्टिमेट्स हम लोगों ने देखे हैं उसमें 6.5 करोड़ का बिजनेस हमारी जेलों को मिला और 33 लाख रुपए बंदियों को उनके पारिश्रमिक के तौर पे उनको दिए गए। और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये हमारे जेलों में कार्यक्रम चल रहा है कौशल विकास का। और उसके बाद कई जगह ये भी दृष्टांत आए हैं कि बंदी जब छूट के बाहर गए हैं जेल से तो वो अपने आप को, अब चूँकि वो ट्रेंड हो गए तो उनको नौकरी मिल गई, अपराध से वो अपने आप को मुक्त कर सके हैं और दोबारा चूँकि जेल में नहीं आ रहे हैं। इससे ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो अपराध जो भी कुछ कर रहे हैं अपराध में लिप्त नहीं है और हमारे लिए ये बहुत संतोष का विषय है। इसके बाद हम जा पहुंचे जेल की गौशाला। बड़ी संख्या में गाय और पशुधन न सिर्फ जेल की जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि ये कैदियों को व्यस्त रखने का उपाय भी है।
कहते हैं कि गौ सेवा से मन के विकार ठीक होते हैं, सेवा भाव पैदा होता है और दया की भावना आती है। ऐसे में कैदियों में सुधार के लिए यह बेहतर तरीका लगा। अच्छी बात है कि यह गौशाला सिर्फ चारा खिलाने और दुग्ध उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के कैदियों के कुछ काम जरा हट के भी हैं। तो आपने देखा कि इस गौशाला के जरिए किस तरह से बंदियों को उनको काम में मशगूल रखा जाता है। न सिर्फ काम में मशगूल रखा जाता है बल्कि बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कराया जाता है। ये जो है ये एक नायाब चीज़ है। ये है गौकाष्ठ, यानी गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी तो नहीं कहेंगे इसको काऊ डंग लॉग कहते हैं। और ये जलने में बहुत काम आता है, यानी कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसलिए भी है क्योंकि एक तो पेड़ को कटने से बचाता है और जो गोबर है उसका सदुपयोग हो रहा है, यानी कि जो यहाँ का जो वेस्ट निकल रहा है उससे भी यहाँ पर ढेरों काम किए जा रहे हैं। और इसको कैदी सीख करके बाहर जाकर वो उसको भी अपनी रोजी रोटी का कहते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबों के जरिए आप आत्मचिंतन कर सकते हैं, जान सकते हैं देश जहान दुनिया की बातें जान सकते हैं, खुद को भी जान सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस जेल का जायजा लेते लेते हमें ये पुस्तकालय दिखाई पड़ा है और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कैदी जो है वो जो सुधार की प्रक्रिया है वो कैसे इन पुस्तकों के जरिए हो रही है, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए, समाज से भी जोड़ने के लिए। जिंदगी के अलग अलग रंग समेटे ये किताबें खुद को जानने समझने में हर किसी की मदद कर सकती हैं। खासकर जब कोई जिंदगी जेल के भीतर कैद हो तो ये किताबें एक सच्चे साथी की तरह सही राह दिखा सकती हैं, जीवन की गाड़ी को वापस पटरी पर लाने में सहायक हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियां तो आती रहती हैं, जिंदगी में जीना है, आगे बढ़ो और अपना मुकाम पाओ। आप क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं अवधेशानंद गिरी की सीख भरी कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल क्या सीख लिया भाई आपने? सर मैंने सीखा है हमेशा ईमानदारी की विजय होती है, साहस रखो और कितने भी कष्ट आए उन्हें झेलते रहो। शिव जी क्या पढ़ रहे हैं आप? सर मैं विद्यार्थी के जीवन के ऊपर किताब पढ़ रहा हूँ। तो क्या सीख मिल रही है आपको, और यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या आप लेकर जाएंगे यहाँ से? आपको क्या लग रहा है इन पुस्तकों के जैसे हमने जैसे बाहर तो ये किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन इन किताबों से बहुत कुछ प्रेरणा मिल रही है, सीखने को मतलब बहुत कुछ होता है इन किताबों से, टाइम पास भी होता है हमारा अच्छा,
कुछ टाइम पास नहीं होता तो हम किताब लेके जाते हैं यहाँ से। किताब ले जाने के बाद में उन किताबों को पढ़ते हैं, जैसे मनमोहन सिंह, मोदी, जिनकी जीवन शैली है, इनको पढ़ करके अपनी कहानियाँ व्यक्त करते हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं इसमें पढ़ रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी का एक मोस्ट फेमस कोट्स है, उस पर बेस्ड एक बुक्स है, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रोको नहीं। किस तरह से आप इससे प्रेरित हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये जो किताबें हैं ये परिवर्तन लेकर आएगी, और जो जेल का जीवन है उसमें किस तरह से साहस बनाती हैं किताबें? ये मोटिवेट करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मोटिवेट कर रही है, और ऊपर से मैं जेल में जब हूँ तो ये गीता जी, भगवत गीता का मोस्ट फेमस एक कोट्स है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मैं यहाँ से जब निकल के जाऊँगा तो कुछ समथिंग बिगर हैपन, कुछ अच्छा ही होगा। तो हमने देखा कि जेल की सलाखों के पीछे बंद इन कैदियों का जीवन सीमित नहीं है, इनके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, और उनमें से ये पुस्तकालय एक है। निश्चित तौर पर ये इनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। जिस सुधार और पुनर्वास की बात हम करते हैं ये उसका एक जरिया निश्चित तौर पर है। इसलिए भी है क्योंकि इन पुस्तकों के जरिए ये सीख सकेंगे कि किस तरह से इनको अपने जीवन में सुधार लाना है, परिवर्तन लाना है, सकारात्मकता लानी है, एक अच्छी सोच लानी है, और यहाँ से जब वो बाहर जाएंगे तो उसको बेहतर कर सकेंगे अपना जीवन। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इस जेल में। लोग अपने अपने कामों में तल्लीन हैं। दिन चढ़ने लगा है। यहां बैरकों का नजारा देखने लायक है। आगे बढ़े तो पता चला कि कुछ बंदियों की रिहाई हो रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अनुभव वो जेल से लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ वो सीख रहे हैं। जेल कहते हैं कि बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे पन्ने होते हैं जो जेल में ही खुले हैं, और वहीं पर आपने सीखा है। जेल में हमने बहुत ये सीखा है कि बुरे काम बंद करो, और यहाँ पे आके ये इस चीज़ का एहसास होता है कि हम बाहर आके इतने बुरे काम करते हैं, अंदर आके अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं। उनकी शक्ल सिर्फ मुलाकात पे ही देखने को मिलती है, पर आगे से अब गलत काम सारे बंद कर देंगे, सिर्फ अपने घर वालों को ही देखेंगे। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे सही है, खाना पीना भी सही है और भाईचारा भी सही है। बाहर से बहुत ही अच्छा है, पर यह है कि बाहर की दुनिया बाहर की है, अंदर की दुनिया अंदर की है। बस यह है कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। क्या फ़र्क है एक तरह से जो आपने कहा बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, तो अंदर की इस दुनिया के बारे में भी कुछ आप हमको बताएंगे? अंदर की दुनिया में ऐसा है कि यहाँ पे लोग बढ़िया तरीक़ा से देखभाल भी करते हैं और बताते भी हैं कहाँ गए ऐसा कुछ मत करना जो आना तुम्हें बार बार पड़े। तो हम तो ये कहते हैं कि साहब पहली बार आए हैं, आप कभी नहीं आएंगे जेल में। सर यहाँ पे एक एक दिन में सब कुछ सीखा है हमने, एक एक दिन में सारा जो था वो एक एक दिन में याद आया हमें कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है और आइंदा ऐसा कभी करेंगे नहीं, और जीवन में जो कुछ भी है वो बाहर जाके अच्छा फील करेंगे और अपने घर परिवार को चलाएंगे। यहाँ से बाहर जाएंगे तो बाहर वालों के लिए कुछ संदेश लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ, जो कुछ सीखा यहाँ से उन्हें बताएंगे, और जो कुछ भी बातें उनको बताएंगे, और लोगों को समझाएंगे भी कि भाई अपना अच्छा करो और अच्छा खाओ पियो और बढ़िया तरीक़ा से रहो, कभी भी ऐसा काम मत करना जो आपको जेल आना पड़े। ये एक बड़ी बात कही है कि कम से कम ये सीख ज़रूर लेकर जाएंगे और बाहर भी लोगों को बताएंगे कि कभी ऐसा कोई काम ना करें, चाहे वो इम्पल्स में ही ना हो, क्यों ना हो, आवेग में ही क्यों ना हो, कि इस जेल की चारदीवारी के दर्शन हो, कभी यहाँ कभी वापस आना पड़े। तो रिहाई की इस बेला पर जहाँ पर हमने आपसे बहुत सारे लोगों से बात कराई, एक महिला भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रहा जेल में इनका जो भी समय रहा। कितने दिन यहाँ थी आप? 1.5 महीना है। 1.5 महीना रही। 1.5 महीने में क्या अनुभव आपके, क्या देखा आपने जेल के भीतर? सही है सब, सही है सब, ठीक रहे हम। क्या अनुभव लेकर जा रही हैं यहाँ से आप बाहर? सही रहेंगे, बहू बेटा न बेटा ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे।
बाहर जाते वक्त कितनी खुशी महसूस हो रही है? 1.5 महीना यहाँ एक एक दिन काटना मुश्किल रहा होगा। ना सगम में मन बैली गो। हाँ, अच्छा लगा तो सगन में सभी किट्टी बैठ जाती और सही लगो बेटा। और अब बाहर जाते वक्त खुशी कितनी है? खूब है बेटा, बच्चन में जा रहे हैं, सही लगेगा। उन्हें बेहद खुशी है कि ये बच्चों के बीच में वापस जा रही हैं। 1.5 महीने का वक्त यहाँ पर इन्होंने गुजारा है। लेकिन एक और बात कही कि जेल की जो सामाजिकता है वो भी इन पर हावी रही। इन्होंने कहा कि इन 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं घर को लेकर भावुक, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन सारे लोगों के बीच में उनका मन बहल गया। फिलहाल ये बहुत खुश है कि ये बाहर जा रही हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। दरअसल ये जेल की रोज की प्रक्रिया है। कुछ लोग यहाँ से रिहा किए जाते हैं और कुछ नए बंदी यहाँ लाए जाते हैं। लेकिन एक ही दिन सबकी रिहाई नहीं हो सकती। उम्मीद है कि बाकी लोग भी कभी जेल से बाहर निकलकर नए जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ जीवन का पाठ सीख रहे हैं। पाठ अनुशासन का, नैतिकता का, अपराध से दूर जाने का। जसवंत निगम, कपिल सूरज भान। इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे भी लोगों की आंखों में सपने हैं, अरमान हैं, कुछ ख्यालात हैं, कुछ अच्छा करने की चाहत है। इस बात की भी चाहत है कि जेल में होने का जो अपमान है, जेल के भीतर रहने का जो एक दर्द है, वो भी खत्म हो सकेगा और समाज की मुख्य धारा में वो जल्द ही जुड़ सकेंगे। किस तरह से उनका सुधार हो रहा है, किस तरह से जेलों के भीतर कैदियों का पुनर्वास हो रहा है, इसके बारे में हम अगली कड़ी में भी आपको बताते रहेंगे। तो जेल से जीवन की ओर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहें अगली कड़ी के लिए भी।